सिंपल पेंडुलम। देखिए सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इसमें एक सिंपल सा एक ये मान लो एक रूफ है, और रूफ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक थ्रेड के सपोर्ट से, है ना, एक थ्रेड के सपोर्ट से, सपोर्ट को यहाँ पर एक थ्रेड है, थ्रेड के सपोर्ट से यहाँ हम एक छोटा सा बॉब लटका देते हैं। इसको मेटल का फिगर होता है, इसको ना गोल कर देते, इतना मेहनत क्या करना, सिंपल सा यहाँ एक छोटा सा मेटल का बॉल लटका देते हैं, इसको मेटल बॉब कहते हैं, है ना। इसको जरा मिटाते हैं। अच्छा, ये थ्रेड हो गया, है ना, ये जो कलर, ये जो दिख रहा है ये वाला थ्रेड है, ऊपर का ये रूफ है, ऐसे दिखाते ताकि पता चले ये रूफ है, ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम है आपका, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम होता है, कंपाउंड पेंडुलम भी होता है ना, तो कंपाउंड पेंडुलम चूंकि हम लोग नहीं पढ़ना है, सिंपल पेंडुलम का ही एक रूप है, तो कंपाउंड से कोई मतलब ही नहीं, हम लोग सिंपल एक सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, अरेंजमेंट इन विच थ्रेड एंड बॉब्स आर अरेंज इन दिस मैनर, थ्रेड और बॉब को इस तरह से अरेंज करके रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अब सपोज करो हम क्या करते हैं, जब सिंपल पेंडुलम इस कंडीशन में, ये आपका मेटल बॉब है, चलो इसका मास मान लेते हैं m है, ठीक है। थ्रेड है तो थ्रेड का कुछ लंबाई होगा, सपोज करो थ्रेड का लंबाई मान लेते हैं l, थ्रेड का लंबाई हम l मान लेते हैं। अब देखो ये जो सिंपल पेंडुलम है ना, हम लोग पॉइंट मास इसको मान सकते हैं, मतलब इतना बड़ा स्ट्रक्चर इसको छोटा से पॉइंट के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं, तब समझने में आसानी होगा। एक छोटा सा पॉइंट के रूप में इसको कंसीडर करते हैं, यहाँ रेड कलर का एक छोटा सा पॉइंट हम दिखा देंगे, रेड कलर का छोटा पॉइंट यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब पूरे पूरे मेटल बॉब को, है ना, ये मेटल बॉब कहलाता है, ये मेटल को, ये जो बॉडी है छोटा सा गोल सा, इसको हम लोग क्या एक छोटा पॉइंट से दिखा दे रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो रस्सी यहाँ लटका हुआ वो क्या मासलेस होता है, रस्सी का वैसे वेट होता है, लेकिन हम लोग इस रस्सी को मासलेस मानेंगे, है ना। तो हमारा थ्रेड क्या है यहाँ, हमारा यहाँ जो थ्रेड हो क्या है, मासलेस है, ठीक है। एक बात निकल के आया कि थ्रेड हमारा मासलेस है। उसके अलावा बॉब का मास क्या है, m है, दो बात निकल के आया। हम लोग का टारगेट क्या है, ये प्रूफ करना कि ये जो मोशन करेगा, ठीक है, ये जब मोशन करेगा तो वो पहली बात कि ये क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। पहला हमको प्रूफ करना है कि मोशन, मतलब क्या क्या प्रूफ करना, पहला पॉइंट प्रूफ करना है कि मोशन इज एसएचएम, मोशन को पहले हम लोग एसएचएम प्रूफ करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और दूसरा पार्ट हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ये अगर एसएचएम कर रहा है तो इसका कुछ अगर आपको याद हो, हम टाइम पीरियड को डिफाइन किए थे कि एक ऑसिलेशन करने में जो समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। एक ऑसिलेशन का मतलब, मान लो तीन पोजीशन है, ये ए है, ये बी है, और ये अगर ओ है, तो कोई पार्टिकल अगर ए से, एक ऑसिलेशन का मतलब ए से चला और वापस ए पर आ गया, ए से चला ओ से होते हुए बी पर पहुंचा वापस ए पर आ गया, तो एक ऑसिलेशन हो गया। यदि बी से चला तो ओ से होते हुए ए पर गया वापस बी पर आ गई, और एक ऑसिलेशन अगर देखा जाए तो चार पार्ट होता है। देखो पहला ए से ओ गया, दूसरा ओ से बी गया, लौटते समय बी से ए आया और वापस ओ से ए आया, ये हो गया चार। तो ये एक ऑसिलेशन कहलाता है, ठीक है। अगर देखा जाए, अगर ओ से शुरू होता है यही मोशन, मान लो ये ए है, मान लो ये ए है, ये मान लो ओ है, और ये मान लो बी है। तो अगर ओ से शुरू होगा तो एक पार्ट बी पर जाने में, एक पार्ट बी से लौटने में, फिर अगला पार्ट ए पर जाने में, फिर ए से लौटने में, चार पार्ट। तो ओ से चला तो बी से होते हुए फिर ए गया, ए से तो तब एक ऑसिलेशन कहलाएगा। तो एक ऑसिलेशन में समय लगता है, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हम लोग का टारगेट है वही टाइम पीरियड डिराइव करना है इसका, और बड़ा ही नॉन सा इक्वेशन है। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, जिसमें इसको डिराइव करेंगे हम, जिसमें एल होता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये जो पेंडुलम है उसका लेंथ, या कहो थ्रेड जिससे लटका है, ये क्या है, ये लाल वाला क्या है, ये क्या है, ये थ्रेड है, ये थ्रेड है। और ये जो छोटा सा दिख रहा है इसको मेटल बॉब कहते हैं, इसको मेटल बॉब कहते हैं।
बॉब हो गया ना, BOB होता है। तो समझ में आ गया। अब मोशन एसएचएम होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? तो मोशन एसएचएम होने के लिए 4-5 कंडीशन आपको बताए थे कि मोशन पीरियोडिक होना चाहिए, एक रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो। अच्छा, इसके बाद एसएचएम का कुछ कुछ और क्वालिटी हम निकाले थे। एसएचएम के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाले थे, एसएचएम के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाले थे, और एसएचएम के लिए एक्सेलरेशन को कैपिटल ऐसे दिखाए थे। और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया था, एसएचएम के लिए एक्सेलरेशन फॉर्मूला आता है -ω²x। यदि आप लोग को याद हो तो हमको इसी से मतलब है, वेलोसिटी वाला इक्वेशन से मतलब नहीं है। हमको इससे मतलब है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आता है एसएचएम के लिए वो -ω²x है। चूंकि ओमेगा फिक्स होता है, इसलिए अगर देखा जाए तो एसएचएम में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है। इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है। ठीक है, या माइनस को समाहित भी कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। तो यदि हम यहाँ पर वही चीज प्रूफ करेंगे, हम किसी तरह से ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो बॉब है जिसका कि मोशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। x वही डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, जहां पर बॉब फिलहाल है ये मीन पोजीशन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो काम प्रूफ करेंगे। मोशन इज एसएचएम प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ करेंगे कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तुम लोग सर पीरियोडिक क्यों नहीं प्रूफ किए, रिस्टोरिंग फोर्स क्यों नहीं प्रूफ किए? क्योंकि हम मान के चलेंगे कि इसका जो मोशन होगा वो क्या पीरियोडिक होगा, क्योंकि पीरियोडिक नहीं होगा तो टाइम पीरियड निकलेगा ही नहीं। दूसरी नंबर चीज हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो चाहता है बार बार कि ये ओ पर आए। मानना क्या है भी, एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ चाहेगा कि बॉल हमेशा इसी पोजिशन पर है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चाहता है कि कोई भी चीज अर्थ से मिनिमम हाइट पर है। मान लो इसको इसको उठा के इधर लाएंगे यहाँ, तो ये यहाँ चलाएगा ना, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स चाहेगा कि हमेशा इस पोजीशन पर है। तो चलो इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग, कुछ हद तक तो समझ में आ ही गया होगा। हम लोग आते हैं सीधे यहाँ, चलो यहाँ बात करते हैं। ये हमारा मेटल बॉब का स्ट्रक्चर जरा बनाते हैं, थोड़ा और मोटा ले लेते हैं ताकि सुंदर दिखे मेटल बॉब। चलो ये रस्सी है, मोटा सा रस्सी बना रहे हैं, है ना। और इस रस्सी से अटैच हमारे पास क्या है, एक बॉब बनाते हैं, ये मेटल बॉब है। ठीक है, जिसका मास m है। किसी समय सपोज करो मेटल बॉब शुरू में यहाँ है, इसका दो एक पोजीशन को O मानो, ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा, ऑसिलेट करेगा तो ये थोड़ी देर बाद मान लो A पोजीशन पर इसका ऑसिलेशन, जब ऑसिलेट करेगा तो A से जाएगा B, और B से सॉरी A से O, और वापस यहाँ आएगा किस पर, इस पॉइंट को चलो B मान लेते हैं, इस पॉइंट को चलो मान लेते हैं B। ये हो गया A, ये हो गया O, ये हो गया B। ये हमारा मेटल बॉब का यही मोशन, मेटल बॉब ऐसा ही मोशन फॉलो करेगा। ये डॉट्स हम दिखा रहे हैं, है ना। अच्छा, मेटल बॉब को हम डॉट की तरह ट्रीट करेंगे न्यूमेरिकल, जब इसको सॉल्व करना होगा तो इसको डॉट की तरह ट्रीट करना होगा तभी रिजल्ट सही आएगा। ठीक है, इसको एक डॉट की तरह ट्रीट करेंगे, ये डॉट। ठीक है, तो हमको निकालना ये मोशन यही है। इसमें ओ हो गया मीन पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन हो गया, ये हो गया मीन पोजीशन। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन और ए भी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो इसी में एक सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं, एक ऐसा सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें कि हमारा जो पार्टिकल है वो कुछ ऐसा है। देखो ये दो तीन तक सिचुएशन हो सकता है कि पार्टिकल ए पर हो, या बॉब या मेटल स्फीयर जो है वो ए पर हो, बी पर हो, ओ पर, कहीं भी रह सकता है। एक सिचुएशन हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें कि हमारा मेटल बॉब जो है किस पर है, हमारा मेटल बॉब जो है एक सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हमारा मेटल बॉब यहाँ पर है, इस पोजीशन पर, यहाँ, है ना। मतलब इसका शुरुआती पोजीशन कहाँ होना चाहिए था, यहाँ। इस पोजीशन को हम डॉटेड करके दिखा देंगे, सॉरी, इस पोजीशन को हम डॉटेड करके दिखा दे रहे हैं। टेढ़ा जा रहा, ये डॉटेड, ये इसका मेन पोजीशन है, लेकिन पार्टिकल मेन पोजीशन पे ना होके होना चाहिए था यहाँ मेन पोजीशन, इसको मानते हैं।
ये मेन पोजीशन पर न होकर पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका और पार्टिकल यहाँ पर, यानी हमारा मेटल बॉल यहाँ पर। मेटल बॉल को हम डॉट से यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। डॉट से दिखाने से फायदा ये होगा कि सॉल्व करने में सुविधा होगा। ऐसे दिखा दे, ठीक है। चलो कहानी खत्म। अब देखो इस पोजीशन पर जब मेटल बॉल आ गया है, ठीक है, जब मेटल बॉल इस पोजीशन पर आया है तो क्या क्या लग रहा है, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, बात किया जाए। सबसे पहली बात कि इस पर एक टेंशन काम कर रहा है रस्सी का, इस पर एक रस्सी का टेंशन काम कर रहा है जो चाह रहा है कि बॉल ऊपर की ओर जाए। इस पर एक रस्सी का टेंशन काम कर रहा है जो बॉल को ऊपर की खींच के रखे हुए है, ये टेंशन। तो रस्सी का एक टेंशन यहाँ काम कर रहा है। दूसरा, बॉल का अपना जो भार है, आपको पता होना चाहिए कि एक होता है मास, एक होता है वेट। वेट को ही भार बोलते हैं। वेट जो होता है mg के बराबर होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन को वेट बोलते हैं। इसका अपना जो वेट है वो इसी पॉइंट से नीचे की ओर काम कर रहा है, ये नीचे की ओर, ये mg। तो इस बॉल पर दो फोर्स काम कर रहा है, एक टी ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर, ठीक नीचे की ओर है, ठीक है। अच्छा, बॉब को कौन सा पाथ फॉलो करना है, डॉटेड करके इसको हम दिखा सकते हैं। बॉब को नियमतः कौन सा पार्ट फॉलो करना है। मान लो ये यहाँ पर इसका अगर मेन पोजीशन है तो ये ऐसे आना चाहेगा, बॉब जो है ऐसे घूम के यहाँ आना चाहेगा। बॉब को एक्चुअली ये पार्ट फॉलो करना है, यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ आएगा। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन ओ है, ये पोजीशन बी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये जो काला रंग का बॉब है, इस पर दो फोर्स लग रहा है, टेंशन ऊपर की ओर और mg नीचे की ओर। mg एक फोर्स है, ध्यान रखिएगा। mg को सिंपली w भी लिख सकते हैं, सिंपली f भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो एक काम करते हैं, इस एंगल को यदि हम थीटा मान लें, सपोज को इस एंगल को थीटा मानते हैं, मतलब यहाँ को अगर हम थीटा मान लें, ठीक है, यहाँ को अगर हम थीटा मान लें, तो अब देखो क्या होने वाला है। थोड़ा सा कलर बदलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यही आएगा, थोड़ा समझना पड़ेगा इस चीज को। थोड़ा सा साइज बदलते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको ये एक mg, एक ये काम करते हैं, टी के नीचे एक डॉटेड बनाते हैं, टी को पीछे पर एक्सटेंड करते हैं डॉटेड करके। चलो यहाँ पर एक चीज दिखाने वाले हैं आपको, साइड में आते हैं रफ वर्क में। हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी फोर्स को, अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और हमारे पास एक वेक्टर मान लो इधर को काम कर रहा है, मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर ए यहाँ थीटा बना रहा है, तो वेक्टर जिसके साथ थीटा बनाता है वो हो जाता है ए कॉस थीटा, और इसके अपोजिट वाला, इस पर ठीक 90 डिग्री पर, इसके ठीक 90 डिग्री पर जो होता है वो क्या होता है, ए साइन थीटा। आपको पता, आवाज आ रहा है जी मेरा? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा? सर अभी जितना देर हम बता रहे थे स्क्रीन दिख रहा था कि नहीं? दिख रहा था, अभी स्क्रीन फिर दिख रहा है दिखने ना? लगा। अभी दिख रहा है ना? मतलब जितना देर बता रहे सब Yes, दिख रहा है ना, है ना? यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि एक को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक ए कॉस थीटा, एक ए साइन थीटा। क्या कोई दिक्कत नहीं है? अरे वेक्टर का कंपोनेंट निकालना सिखाए थे ना आप लोग, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। तो वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ सकते यस हैं, सर। एक कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा में, और दोनों एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। जिसके साथ ये थीटा बनाएगा वो ए कॉस थीटा, और ठीक इसके 90 डिग्री पर क्या आता है, ए साइन थीटा आता है। तो यहाँ पर अगर देखो mg एक वेक्टर है, mg जैसे ए है वैसे mg है, mg भी एक फोर्स है। अब देखो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। बता सकते हो कैसे? सिंपल सी बात है, अगर दो पैरेलल लाइन है और कोई एक लाइन ऐसे कट कर रहा है, ठीक है, यही ना हो रहा है, ये पैरेलल लाइन है दो ठो, ये सीधे कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। देख लो, ये एंगल और ये एंगल, और ये दोनों पैरेलल हैं। एक ये mg वाला, इसको सीधा निकालोगे तो ये पूरा ऐसे 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 ऐसे, और ये वाला जो आएगा दोनों पैरेलल हो जाएगा तरह से। जब पैरेलल है और ये कट कर रहा है इसको, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या आ जाएगा, थीटा हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स मैथ से पढ़े हैं ना हम लोग? यस है सर। ना? तो इस तरह से यहाँ क्लियर हो कि ये एंगल थीटा क्यों होगा। अब देखो,
अब यहाँ जब ये एंगल थीटा होगा तो mg को एक इधर की ओर तोड़ेंगे, mg जिसके साथ थीटा बना रहा है वो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। और इसके ठीक 90 डिग्री पर, इसके ठीक 90 डिग्री पर, ये हरा वाला जो लाइन है इसके ठीक 90 डिग्री पर इधर की ओर, ठीक 90 डिग्री पर इधर की ओर, जी ठीक साइन 90, थीटा। ये क्या हो जाएगा, mg जी साइन थीटा। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट हो रहा है, मुझे रिजल्ट को ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पर टोटल फोर्स जितना था सब टूट चुका, फोर्स जितने तरह का था सबका काम हो गया। अब यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि थीटा के चलते mg टूट गया दो भाग में, mg cos थीटा mg sin थीटा, मतलब mg का रोल खत्म। ये जो mg था लाल वाला लाइन ये खत्म हो गया। अब तीन फोर्स बचा, एक T टेंशन जो चाहता है कि ये ऊपर की ओर जाए, mg cos थीटा जो टेंशन के जस्ट अपोजिट है, और mg sin थीटा जो चाहता है कि बॉल B से किधर की ओर आए, O की तरफ। क्या तीन ही फोर्स काम कर रहा ना। तो हमको ये बताओ कि जिंदा कौन रहेगा, T mg cos थीटा कि mg sin थीटा। अगला जो घटना घटेगा पॉइंट B के बाद, पॉइंट B के बाद ये बॉल किस कहां लौटता है, पॉइंट B के बाद O की तरफ आता है, O की तरफ, अरे मीन पोजीशन की तरफ। तो मीन पोजीशन पर आने के लिए सिंपल सी बात है कि ये T और mg हटेगा तभी तो मीन पोजीशन की ओर आएगा। तो इस डायग्राम को देखते हुए सीधे फ्रॉम फिगर से एक बात बिल्कुल क्लियर है, रिजोल्यूशन के बाद इस तरह से करने के बाद, कि T निश्चित रूप से किसके बराबर होगा, mg sin थीटा, इक्वेशन 1। क्योंकि T अगर mg के बराबर नहीं होगा, ये दोनों इसको कैंसिल नहीं करेगा, तो ये बॉल यहीं रह जाएगा, या तो mg की तरफ भागेगा या तो T की तरफ भागेगा। ये दोनों का दोनों काम नहीं कर रहा, क्योंकि बॉल नीचे भी नहीं आ रहा और ऊपर भी नहीं जा रहा। यहां से किधर की ओर जा रहा है, ये घूम के इधर की ओर O की ओर आ रहा है, इसका मतलब mg sin थीटा काम कर रहा है। काम कौन कर रहा है यहाँ पर, mg sin थीटा काम कर रहा है। क्या बोलो, यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। यहाँ पर का इस mg sin थीटा के चलते ये छोटा सा m जो है वो एक्सेलरेट करके कहाँ आ जाएगा, पॉइंट O पर। कुछ पल बाद यही ना होगा। तो न्यूटन्स लगाते हैं, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ये जो mg sin थीटा ये बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। ये क्या काम करने जा रहा है, ये मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक फोर्स की तरह काम करने वाला है। ये mg sin थीटा एक फोर्स की तरह काम करने वाला है, एक ऐसा फोर्स, एक फोर्स की तरह काम करने वाला है, एक ऐसा फोर्स जो क्या चाहेगा कि बॉल हमारा m से कहां चला है, ऊपर, बॉल या बॉब जो भी हो। तो इसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, क्योंकि m मास को मूव करेगा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन देगा। ठीक है। अब देखो टीएमजी तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसका तो कोई यहाँ रोल फिलहाल है नहीं। टी और एमजी दूसरे कैंसिल कर दिया, टी इक्वल टू एमजी हो गया, इक्वेशन 1 कर दो, या सिंपली लिख सकते हैं टी एंड एमजी कैंसिल ईच अदर। ये टेंसर और एमजी कॉस्ट है, सॉरी सॉरी यहाँ साइन थीटा लिख दीजिए, सॉरी क्या होना चाहिए यहाँ, कॉस्ट होना चाहिए, यहाँ गलती हम लिखे थे। टी और एमजी कॉस्ट एक दूसरे कैंसिल कर देगा, और एमजी साइन थीटा चाहेगा कि बॉल हमारा क्या था, ओ पोजीशन की ओर आए, क्योंकि आगे क्या होगा, ओ पर जाएगा फिर ए पर जाएगा फिर ओ पर, ये ना ऑसिलेशन होता है। तो यहां से mg sin f के बराबर mg आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं mm तो कैंसिल हो जाएगा, और mm कैंसिल दोनों तरफ से, a बराबर क्या हो जाएगा, g sin थीटा। a बराबर क्या हो जाएगा, g sin थीटा। अच्छा अब देखो, अगर हम लोग इस वैल्यू को x मान लें, मान लो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, मान सकते हैं ना, और इस डिस्प्लेसमेंट को x मान सकते हैं ना, यस सर। है ना। यहाँ पर a कौन चीज है, ये क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन में ध्यान देना, कैपिटल ए इसको लिख दो, चूंकि मैं एक्सेलरेशन कैपिटल ए से दिखाई, इसको कैपिटल ए दे दो। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, जी साइन थीटा हो गया। अब ये एक्सेलरेशन को ए रहने दो, जी को जी रहने दो, साइन थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एक्स बाई एल लिख रहे हैं। बोलो कैसे, देखो हम लोग चूंकि ओ से बी बहुत ज्यादा दूरी नहीं होता, इसको लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं, लगभग स्ट्रेट। जब ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इस पॉइंट को चलो हम ओ डैश मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल अगर हम बात करें, ओ ओ डैश इन ट्रायंगल ओ ओ डैश बी, साइन थीटा क्या होगा,
चूंकि ये बहुत कम डिस्प्लेसमेंट मान के चलते, ओ से ए मानते बहुत कम दूरी ट्रेवल किया, तो ये कर्व लो, छोटा दूरी के लिए कर्व और स्ट्रेट लाइन लगभग बराबर होता है। ये देखो छोटा दूरी पे हम एक कर्व बना रहे हैं, ये क्या लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह लग रहा है, तो छोटा सा कर्व स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। तो मान के चलते कि थीटा बहुत स्मॉल है ना। देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पहले आप इंटेंगल इतना फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल थीटा। अगर स्मॉल एंगल थीटा को बहुत छोटा ले लें तो क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, एक ट्रायंगल की तरह काम करेगा। और साइन थीटा पी बाई एच, ये पी हो गया और ये 90 है, 90 के सामने एच हो गया, तो एक्स बाई एल। बताओ ये चीज समझ में आया कि नहीं, ये थोड़ा सा टफ है यहाँ। जब बॉल ओ से बी गया, देखो फिजिक्स में ये चीज होता है, कुछ कुछ सब पोजिशन लेना पड़ता है। ओ से बी गया तो बी पोजीशन पर सारा फोर्स पहले निकाल दिए, फोर्स एक चीज पता चला कि टी और एमजी कॉस्ट एक दूसरे के बराबर है, यानी खत्म हो गया। न्यूटन्स लॉ के अनुसार यही फोर्स जो है एमजी साइन थीटा चाहेगा कि बॉल नीचे आए, बॉल को नीचे लाने का काम यही करेगा। तो इसको देखते हुए सिंपल सी बात है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, जी एक्स बाई एल। ठीक है, बात समझ में आ रहा, जी एक्स बाई एल हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक्स बाई एल। इस ट्रायंगल से अगर देखा जाए तो पी बाई एच, ये एल है, एल क्या है, इस छेद का लंबाई है। अब देखो ए को रन देते हैं, जी बाई एल को साथ में कर देते हैं, ये एक्स हो गया, जी बदलता नहीं है और एल फिक्स है, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एक्स आ गया। अरे अभी अभी Yes, ऊपर क्या sir. लिखे थे कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स अगर होगा, ये लिखे हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Yes, जब sir. एक्स होगा तब मोशन क्या हो जाएगा, एसएचएम हो जाएगा। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स तो ला दिए ना हम, यहाँ सीधे क्या लिख सकते हैं, 10 मोशन इज एसएचएम। Yes, sir. मोशन एसएचएम मान सकते हैं ना, क्योंकि एसएचएम किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। Displacement पे, yes, sir. ठीक है, अब चूंकि मोशन एसएचएम है, देयरफॉर जी बाई एल मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सिंस हम लोग पढ़े हुए हैं कि ओमेगा क्या होता है, ए क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ये नहीं पढ़े हैं जी। Yes, sir. Minus omega ना. हाँ देखो माइनस एक्चुअली फिजिक्स में फिजिकल में नहीं रखता है, इसलिए माइनस हम लोग नहीं दिखाएंगे डेरिवेशन में, कोई दिक्कत नहीं, माइनस के झंझट से बच रहे हैं हम, है ना। माइनस नहीं भी दिखाओ कोई फर्क, डेरिवेशन में माइनस का फिजिकल मीनिंग क्या है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट हमेशा एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो एक्सेलरेशन अंदर की ओर होगा, यही नेगेटिव साइन शो करता है। या सिंपल सी बात, एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड मीन पोजीशन। अगर बॉल इधर भी जा रहा है तो एक्सेलरेशन इधर ही आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर ही आ रहा है। ठीक है, यही होता है नेगेटिव का मतलब। इसे नेगेटिव साइन नहीं भी दिखाओगे डायरेक्ट तुम समझ सकते हो। तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से ये ओमेगा स्क्वायर जगह क्या है, जी बाई एल, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, जी बाई एल। अब ये जी बाई एल हम रन देते हैं, ओमेगा के जगह देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं, तुम्हें बताना इस पढ़े हो कि नहीं। ओमेगा सॉरी रुक जाओ, पहले ओमेगा सिर्फ क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी बाई एल होगा। अरे रूट स्क्वायर हटेंगे तो इसको रूट आ जाएगा ना। अच्छा इसको पलट कैसे लिख Yes, सकते हैं, sir. क्या ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर जी बाई लिख सकते हैं। Yes, अरे, sir. एक ही बार लिख सकते हैं। अब एक चीज देखो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, ये कहीं बताए थे क्या आप लोगों No, sir. को? अच्छा हम नो, चलो ये वही दिक्कत है, रिवीजन नहीं करोगे तो तुम नो ही बोलोगे। तो बता दें आपको root देखो over m by ये वाला ये वाला ये n वाला था ये. ये वाला देखो ये वाला Yes, sir. ओमेगा इक्वल टू यहाँ से 2 पाई न्यू लिखो या न्यू के जगह टी करो, ओमेगा 2 पाई बाई टी नहीं हो जा रहा है, हाँ। अरे न्यू का मतलब 1 बाई टी होता है, यहाँ देखो Yes, sir. हो गया। तो Yes, ओमेगा sir. इक्वल क्या हो सकता है, 2 पाई बाई टी हो सकता है। तो यार T. सिंपल सी बात है, 2 पाई बाई टी पुट कर दिए। टी मतलब कौन सा टी, ये टाइम पीरियड होता है, रूट अंडर जी बाई एल। तो यहाँ से टी निकल गया, टी इक्वल क्या हो गया, टी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 पाई रूट अंडर जी बाई एल, सॉरी 1 बाई टी बराबर 1 बाई टी बराबर। अरे रुको रुको, ऐसा मत करो, सीधे सीधे इसको पलट दो, इसको पलट दो, इधर पलट दो, इधर पलट दो, इधर पलटोगे तो क्या हो जाएगा, टी बाई 2 पाई हो जाएगा।
इधर पलटोगे तो क्या होगा, L बाई जी हो जाएगा। तो सिर्फ टी चाहिए, टी इक्वल कितना हो जाएगा, क्रॉस कर दो 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। अरे तो आ गया, यही फॉर्मूला चाहिए था ना, टी इक्वल 2 पाई रूट अंडर यस सर। L। मिलाओ तो यहाँ देखो तो सही है सर। आ गया। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। ये आप लोग के लॉन्ग के लिए क्वेश्चन बन रहा है ये आप लोग के लॉन्ग के लिए क्वेश्चन बन रहा है, इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड का ये होता है, ऐसा कुछ कुछ डिस्कशन हो सकता है, न्यूमेरिकल इस पर पूछ सकता है। मतलब अभी तो हम लोग क्या डिराइव किए, हम लोग डिराइव किए, इसका सारा नोट्स दिया हुआ है ना, टी इक्वल 2 पाई रूट अंडर L बाई जी डिराइव किए ना। आपसे देखो ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, अगर हम किसी पेंडुलम का लेंथ बढ़ा दें, ध्यान देना, यदि किसी पेंडुलम का लेंथ बढ़ा दें, मतलब इसको और लंबा कर दें, इसको और लंबा कर दें, तो आप बताइए कि टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा, टाइम बढ़ जाएगा घट जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। साफ यहां लग रहा, साफ लग रहा कि अगर टाइम लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। अच्छा, जी अगर घटा दे तो टाइम बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा। जी को 0 कर दे तो वही रह जाएगा। L बाई 0 कर दे तो 2 पाई, एनीथिंग बाई 0 क्या होता है, टाइम। एनीथिंग बाई 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अरे इसको 0 कर दो तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। यस सर। तो देखो अर्थ के सेंटर पर जब हम लोग जाते हैं, ग्रेविटेशन में आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ाएंगे हम, कि अर्थ के जब सेंटर पर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर जी 0 होता है। तो अर्थ के सेंटर पर पेंडुलम को एक दोलन करने में, मतलब पेंडुलम यहाँ से यहाँ आके वापस यहाँ आएगा, तो एक दोलन करने में जो समय टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा समय लेगा एक दोलन में, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आता है कि यदि हम पेंडुलम को मून पर लेते जाएं तो क्या होगा, इसी पेंडुलम को उठा दें, मतलब इसका एल तो बदलेगा नहीं, जी बदलेगा। जी किसका लेंगे यहाँ हम, मून का लेंगे। जी मून किसका का। लेंगे, मून का लेंगे। मान लो एक टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कहाँ, अर्थ पर, अर्थ को हम ई से दिखा रहे हैं, अर्थ पर पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, एल बाई जी, और मून पर टाइम पीरियड क्या है, टीएम। हमको देखना है किसका ज्यादा है, तो दोनों का रेशियो निकालो। तो ये टाइम पीरियड अर्थ पे, ये टाइम पीरियड मून पर, ऊपर क्या हो जाएगा 2 पाई, एल तो बदल नहीं रहा, बदल क्या रहा है, जी का वैल्यू बदल रहा है, क्योंकि अर्थ पर जी का वैल्यू अलग होता है, एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, लेकिन मून पर ये उतना नहीं होता है, मून पर कुछ और होता है। आपको पता है एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर कितना होता है, अर्थ का कितना पार्ट होता है, 1/6। मून पर जो जीएम है एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होता है अर्थ का, अर्थ का एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तब निकालो इसका रेशियो, तो टी बाई टी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे को रूट कर देते हैं, एल बाई जी, जी को नीचे कर देते हैं, और इस एल को, ये जीएम को ऊपर ले आते हैं, जीएम, एल एल कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, टी बाई टी एम इक्वल टू जी रूट अंडर जीएम। हम जीएम के जगह 1/6 जी लिख सकते हैं क्या, यस सर। यस। चलो जीएम रख देते हैं, जी के जगह क्या 6 जी लिख सकते हैं क्या, 6 जीएम, तो यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो जीएम जीएम कैंसिल, लिख सकते हैं। जीएम जीएम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या कोई दिक्कत है, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो टी कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू टी बाई टी एम इक्वल कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1/6, है ना, या सिंपली टी टी एम इक्वल क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6 टाइम्स टी। अर्थ पर जो टाइम पीरियड है उसका रूट अंडर 6 टाइम हो जाएगा किस पर, मून पर। सर यहाँ पे ऊपर में। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या, बोलो बोलो। नो सर। सर जैसे आप लिखे हैं ना, दोनों जीएम को कैंसिल किए ना, एक बार हाँ ऊपर में आप जीएम लिखे थे, नीचे में जीई, फिर हाँ नेक्स्ट ठीक है, वाले में दोनों जीएम ही ले लिए सर। हाँ जी के जगह वैल्यू यहाँ पुट बाई करो, 6 जहाँ पे किए हैं। यहाँ जी जी का वैल्यू यहाँ से पुट कर, देखो ना, यहाँ से जी निकालना, ये रिलेशन होता है। यस सर। मून पर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का 1/6 होता है, जी बाई 6 होता है, वहीं से निकाले हैं।
तो बताओ मून पर पेंडुलम का टाइम पीरियड घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि √6 का वैल्यू √6 का वैल्यू कितना होता है? पॉइंट में आएगा। पता नहीं। यस सर। √6 का वैल्यू पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट वाले से कोई चीज को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा रिजल्ट? क्या? और घट जाएगा। और घट जाएगा। इसलिए जब हम लोग मून पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। मतलब पेंडुलम यहाँ तेज चलेगा, मून पर जाएगा क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी? जी का मान घटेगा तो बढ़ना चाहिए था ना, ये गड़बड़ कुछ हो गया लगता है। बढ़ेगा जी, नहीं ठीक है ठीक है। √6 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, बढ़ेगा। ऐसे में सोच के देखो ना, यहाँ से डायरेक्ट सोचो। ये तो रिजल्ट हम निकाल दे, रिलेशन निकाल दे। ये रिलेशन याद रखना कि टी इक्वल क्या होता है, √2π√L/g। मून पर जाओगे तो जी घट जाएगा, जी तो घटेगा, तो टी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर टाइम पीरियड मून पर जाके बढ़ जाता है, जी का मान घटता है वहां जाके, तो टाइम पीरियड क्या बढ़ जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे अगर √6 का वैल्यू बता सकते हो कितना होता है? √6 का वैल्यू होता है 2.499, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 2.449। तो अगर इसको तुम नेगलेक्ट भी कर दोगे तो 2 टाइम्स होगा, कम से कम 2 टाइम होगा ना जी। तो मून पर टाइम जो होता है लगभग अर्थ वाले का दुगना हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। वहां पेंडुलम और स्लो घूमेगा। मतलब यहाँ पर अगर पेंडुलम को एक ऑसिलेशन में 1 सेकंड लग रहा, तो मून पर जाकर कम से कम 2 सेकंड लगेगा। वही काम वो 2 सेकंड में करेगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का पूरी पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को यहाँ?